ऑनलाइन स्टडी विथ सिंटू यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो बहुत सारे एग्जामिनेशन बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन है जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत सारे मदद करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि निम्नलिखित में से, आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होता है वो मूल राशि है दोस्तों। देखिए, मूल राशि वो होता है जो स्वतंत्र होता है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। और टोटल मूल राशियों की संख्या दोस्तों 7 है, याद रखिएगा। जैसे में लंबाई, लेंथ, उसका एसआई मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान, उसका केजी होता है दोस्तों एसआई मात्रक। समय, उसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है दोस्तों। तापमान, उसका एसआई मात्रक केल्विन होता है दोस्तों। उसके बाद विद्युत धारा, उसका मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। उसके बाद ज्योति तीव्रता है, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है दोस्तों। फिर पदार्थ के परिमाण, जिसका मात्रक मोल होता है दोस्तों। तो 7 आपके मूल राशि है जो बिना किसी सहायता से उत्पन्न होते हैं। और एक व्युत्पन्न राशि भी होते हैं जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा बल दोस्तों, बल जो है एक व्युत्पन्न राशि है। उसी तरह से वेग भी एक व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशि की सहायता से। कार्य हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा, ये व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग के पास कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण, इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तो देखिए, किसी तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण के लिए दिशा में कंपन करते हैं। दिशा में कंपन करते उसी को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। बहुत सारे तरंग चुंबकीय तरंग होते हैं, जैसे आपका पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण, और ये जो भी हैं आपके, ये सब क्या है, चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग के पास कि प्रकाश का वन विक्षेपण संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वन विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती है दोस्तों, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी को वन विक्षेपण कहा जाता है, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। आप लोग इंद्रधनुष देखे होंगे। इंद्रधनुष जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है दोस्तों, तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो वन विक्षेपण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग के पास कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन कि C-0/100 इक्वल टू F-32/180। तो किस पैमाने पर, तो मान लीजिए कि C और F x डिग्री पर ये सेम होते हैं, तो इस फार्मूला में फिल कर देंगे C की जगह पर कितना है दोस्तों x माइनस 0/100 इक्वल टू F भी x-32/180। इसको फिल करके इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -40 डिग्री। ये 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान सेम होते हैं दोस्तों। आप इस फार्मूला पर x-0/100 इक्वल टू x-32/180 इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x का वैल्यू आपका दोस्तों आएगा -40 डिग्री, जो सेम होता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस की क्षमता का इस मात्रक क्या है, यह मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है दोस्तों डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसे डी से डिनोट किया जाता है दोस्तों। देखिए, लेंस की जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। अगर इसकी क्षमता की बात किया जाए तो क्षमता बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 1/, फोकस दूरी 1/f है। तो इसका डायोप्टर एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होता है,
और अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो निगेटिव होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, बाकी सभी का किया जाता है। एक्स किरण जो होता है वह CT स्कैन के विपरीत होता है दोस्तों, MRI विकिरण का उपयोग में नहीं किया जाता है। आप जानते हैं MRI जो होता है दोस्तों एक मजबूत चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे में आपका एक जेनॉन है दोस्तों, जेनॉन आइसोटॉप का प्रयोग आजकल गामा जो है रे का उपयोग MRI के रूप में किया जा रहा है। आप लोग याद रखिएगा, जेनॉन आइसोटॉप का प्रयोग गामा रे के उपयोग के लिए MRI के रूप में किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आवृत्ति। आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं होता है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखिए दोस्तों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल में परिवर्तन होता है, उसके बाद उसके तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा, इसमें दाब पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ताप और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता जो है इसकी प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। और याद रखिएगा हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन कण है दोस्तों। इसका जो खोज था न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। जेम्स चैडविक जो ब्रिटिश के थे, इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। ये नाभिक में स्थित होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। और एक अल्फा कण होता है, अल्फा कण पर +2 पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर मात्रक है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधकता, आवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है दोस्तों। प्रतिरोधकता क्या है दोस्तों? तो ये विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो विद्युत धारा होता है उसका प्रवाह को ये क्या करता है? विरोध करता है, उसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है। और इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ प्रतिरोध दिया था, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। चालकता का SI मात्रक दोस्तों याद रखिएगा सीमेन होता है। क्या होता है दोस्तों? सीमेन होता है। और आवेश का SI मात्रक दोस्तों कूलॉम होता है, याद रखिएगा कूलॉम होता है। और प्रतिरोधकता का तो ओम मीटर होता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीलम का रासायनिक सूत्र दोस्तों Al2O3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इसको फार्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये एक तरह का लाफिंग गैस है दोस्तों। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये दोस्तों आपका उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों, सीटेन संख्या द्वारा, ऑक्टेन संख्या द्वारा, ब्यूटेन संख्या द्वारा, रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेन संख्या द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। देखिए पेट्रोल का जो गुणवत्ता होता है, जो क्वालिटी होता है, वो ऑक्टेन संख्या के द्वारा ही मापी जाती है दोस्तों। क्योंकि पेट्रोल में अधिक ऑक्टेन संख्या रहेगा तो उसमें नॉक की संख्या कम होती है, याद रखिएगा दोस्तों। जो पेट्रोल ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा वो उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए पेट्रोल में टेट्राएथिल
टेट्राएथिल और बेंजीन टाइलिन नामक मिलाए जाते हैं, जिससे ईंधन में सीसा की मात्रा अधिक होती है। उच्च ऑक्टेन मान रहेगा दोस्तों, तो उसमें ईंधन में सीसा की मात्रा अधिक रहती है। आप बोलते हैं कि सीसा युक्त पेट्रोल दीजिए, आप लोग जानते हैं। चलिए अलग क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो इसका सबसे गलनांक ऊंच जो होता है दोस्तों ब्रोन का होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रोन का गलनांक करीब 2300 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद सिलिकॉन का 1410 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। उसके बाद लोहा का 1350 से 1400 के बीच होता है दोस्तों। उसके बाद एल्युमिनियम का दोस्तों 660 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो सबसे ज़्यादा ब्रोन का होता है, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद लोहा का, और उसके बाद सबसे कम एल्युमिनियम का दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एंटीबायोटिक दवा का उपयोग उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक जो दवा है दोस्तों वो ऑप्शन पेनिसिलिन के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो 1929 में किया था दोस्तों। यह एंटीबायोटिक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक है दोस्तों CO2, N2, H2। इसका सही आंसर हो जाएगा CH4 मीथेन इसका मुख्य घटक है दोस्तों। देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों। ये जो होता है इसमें क्लोरीन का मान कम होता है दोस्तों सीएनजी में, और यह ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग में किया जाता है। इसमें कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ सीएनजी हो गए हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो देखिए दोस्तों अम्ल वर्षा क्या होती है। आप जानते हैं कि अम्ल वर्षा वायुमंडल में प्रदूषित नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया कर ही बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2SO2 ये सल्फर के ऑक्साइड है दोस्तों। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में H2O से अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो ये बनाएगा 2H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा दोस्तों। इसी तरह से आपको 4NO2 ये आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये भी वर्षा जल के साथ H2O के साथ दोस्तों ये बना देगा आपका 4HNO3, जिसे कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। और याद रखिएगा जो आपका अम्ल वर्षा होता है उसका pH मान 5.7 से कम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी का pH मान होता है। तो पानी का pH मान 7 होता है दोस्तों, याद रखिए। और पानी का केमिकल फार्मूला H2O होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर इसमें 4 ऑप्शन है, आइसोप्रीन, विनाइल एसीटेट, स्टायरीन, प्रोपीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए। आइसोप्रीन का एक प्राकृतिक बहुलक है। आप याद रखिएगा नियोप्रीन और थाइकॉल ये दोनों संश्लेषित रबर का उदाहरण है। संश्लेषित रबर का उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों रबर में सल्फर मिलाया जाता है। जो सल्फर मिलाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोलाइजेशन कहा जाता है या वल्कनीकरण भी कहा जाता है, अगर सल्फर को हम ऐड करते हैं तो। याद रखिएगा दोस्तों। और ब्यूटाइन एस्ट्राइन रबर का उपयोग बलगम के रूप में किया जाता है। एक रबर में बलगम होता है, उसका उपयोग करने के लिए ब्यूटाइन एस्ट्राइन को मिलाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पानी के टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 ऑप्शन है, नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉपर सल्फेट। बैक्टीरिया और फंगी को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का ही CuSO4 का ही उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग के वर्णक के कारण ही होता है दोस्तों। और इस प्रक्रिया में देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और जल H2O की ज़रूरत होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए कार्बन की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की भी ज़रूरत है, हाइड्रोजन माने H2O की भी ज़रूरत है जो जल में है। यहाँ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, तो इसका कैल्शियम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और याद रखिएगा जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर दें चैनल को, इसी तरह का वीडियो आते रहेगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।